अब हम लोग इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम ये इंटीग्रल है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इस तरह के क्वेश्चन में 2-3 हिंट आपको मिल रहा है। पहला हिंट तो ये मिल रहा है कि जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है, रिवर्स है, इनवर्स है। क्योंकि आप ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 + 1 = 1/√2 - 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि अगर लोअर लिमिट a है तो अपर लिमिट क्या है, 1/a। तो यहाँ से आपको एक हिंट मिल रहा है। क्या हिंट मिल रहा है कि लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट है 1/a, यानी कि x को अगर हम लोग 1/x या उसमें कुछ कन्वर्ट करें तो शायद हमें फ़ायदा हो। पहला हिंट तो ये है इस क्वेश्चन में। दूसरा हिंट ये है कि आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेंड ऐसा फंक्शन है कि उसमें x² और x⁴ या x⁴ इसी के टर्म्स हैं, यानी कि सारे इवन पावर टर्म्स हैं, ऑड पावर टर्म्स नहीं है। तो जब भी इस तरह का कोई फंक्शन हो ना कि इवन पावर ही टर्म्स हैं और ऑड पावर्स नहीं हैं, तो आपको हिंट लग जाना चाहिए कि हो ना हो x को 1/x के टर्म्स में चेंज करने से कुछ फ़ायदा हो जाता है। हो ना हो ये जो इंटीग्रेंड है या ये जो फंक्शन है वो कुछ बाई क्वाड्रेटिक्स टाइप का है। बाई क्वाड्रेटिक्स में क्या होता है कि आप x + 1/x इसके फॉर्म में फंक्शन को लिख सकते हैं। इसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, यानी कि देखिए वो x के टर्म्स में और 1/x के टर्म्स में एक तरह से सिमेट्रिकल हो जाता है। लेकिन अब दो प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये है कि x और 1/x में सिमेट्रिकल होने के लिए ये वाला जो 2 है ना, ये यहाँ पर 1 होना चाहिए, तभी आप कहते हैं कि x और 1/x में सिमेट्रिकल है। यानी कि ये वाला जो 2 है वो कबाब में हड्डी है, तो हमें अब इस 2 को हटाना है। और दूसरा चीज़ आप ये भी देख रहे होंगे कि ये जो इंटीग्रेंड है ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्यों प्रॉपर नहीं है? क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो डिग्री 4 का है ना, x⁴, और जो डिनोमिनेटर है वो भी डिग्री 4 का है। यहाँ भी देखिए x² यानी कि डिग्री 4 है। यानी कि हम लोग न्यूमरेटर को अभी डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद कुछ क्वोशंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, तो उसके बाद ये इंटीग्रेंड प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब आइडिया आपको क्वेश्चन या उसके इंटीग्रेंड को देख के लग जाना चाहिए कि अच्छा ये तो अभी डिग्री 4 का ऊपर में भी है, नीचे में भी है, तो क्यों ना हम लोग इसको डिवाइड कर दें। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो ऊपर में क्या है, x⁴ + x² + 2 है। तो इस 2 को हम लोग ऐसे लिख दें +1 + 1, और यहाँ पर 2x² कर देते हैं और -x² कर देते हैं। अब आप कहिए कि आपने ये तिक्रम क्यों किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि देखिए नीचे में क्या है, x² + 1 होल स्क्वायर। इसको जब एक्सपैंड करिएगा तो a + b होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से क्या आएगा, a² + 2ab + b², यानी कि ये चीज़ आएगा। तो मैं अभी इसको डिवाइड करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि जो डिनोमिनेटर में है x⁴ + 2x² + 1, डिनोमिनेटर के टर्म्स में ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को मैं लिख लूँ। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा, x⁴ + 2x² किया, यहाँ +2 किया तो इसलिए -1 करना पड़ेगा ताकि ये +x² हो जाए, और 2 को हमने +1 और +1 कर दिया। अब क्या होगा? अब तो बहुत सिंपल है, इस टर्म और इसको जब डिवाइड करिएगा तो आपको 1 मिल जाएगा और दूसरा टर्म ये मिल जाएगा, तो इंटीग्रेंड हो जाएगा। लिमिट तो रहेगा ही, इसका मैं नाम a और 1/a कर देता हूँ। पहला टर्म हो जाएगा 1 प्लस क्या आ जाएगा, 1 - x² डिवाइडेड बाई x⁴ + 2x² + 1 और पूरे का dx। तो इंटीग्रेंड को हमने चेंज करके ऐसा बना दिया है। अब ये 1 dx को इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है। क्या होता है, 1 × dx क्या हो जाता है, x हो जाता है, और लिमिट क्या है, ऊपर में है √2 + 1, नीचे में है √2 - 1, तो इसको फाइंड करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 + 1 माइनस √2 + 1, यानी कि ये हो जाएगा 2। तो जो पहला टर्म है ना, इसको तो इंटीग्रेट करिएगा बिटवीन दीज 2 लिमिट्स, तो आपको मिल जाएगा 2। तो पहला टर्म से तो भाई 2 आ गया, उसको कहीं अलग से लिख लेते हैं, = 2 + समथिंग। वो समथिंग क्या है, उसका नाम मैं I1 दे देता हूँ। तो दिस = 2 + I1। I1 क्या हो गया, ये वाला इंटीग्रल, ये। तो हम लोग अब इसको फाइंड करेंगे कि a से लेकर के 1/a तक इंटीग्रेट करने पे ये महाशय क्या बन जाते हैं। तो अब I1 फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, I1 बेसिकली क्या है, a से लेकर के 1/a तक इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये जो पहला टर्म है ये तो आसानी से
सॉल्व हो करके 2 बन गया तो उसको भगा दो, तो भाग जा भाई। तो अब हम लोग इसको फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए आप देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेंड है उसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 और एक्स टू द पावर 0 यानी कि कांस्टेंट वाला टर्म है। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि ये 1 और एक्स टू द पावर 4 दोनों में कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि ये सिमेट्रिकल टाइप का लग रहा है। तो क्यों ना हम लोग x को 1/x में चेंज करें और देखें कि इंटीग्रेंड कैसा बन जाता है। तो वही करिए। तो हम लोग x इज इक्वल टू 1/t लेते हैं, तो dx क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू -1/t² dt। अब जरा इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये पूरा क्या है, ये I1 है ना, इसका नाम हमने I1 दिया है। ऊपर वाला जो है वो 2 + I1 है, तो हम लोग अभी I1 फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू इसमें करिएगा तो 1 - 1/t² डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 1/t टू द पावर 4 प्लस 2/t² प्लस 1 इंटू dx की जगह आ जाएगा -1/t² इंटू dt। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा ना, इस इंटीग्रेंड को, इसको जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो ये हो जाएगा t² - 1। आप कर लीजिएगा, यही चीज़ आएगा t टू द पावर 4 प्लस 2t² प्लस 1 dt। अब t तो डमी वेरिएबल है, तो इस t को सब जगह हटा करके हम लोग x भी लिख दें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये जो I1 है वो किसके बराबर हो गया, आप देखिए यहाँ से, ये I1 है 1 - x², यहाँ हो गया x² - 1, ये हो गया ना, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x² - 1, यानी कि I1 इज इक्वल टू -I1, I1 इज इक्वल टू -I1। दिस इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू 0, यानी कि I1 की वैल्यू हो गई 0। I1 की वैल्यू 0 हो गई तो मेन इंटीग्रल जो हमें फाइंड करना था इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि हमने शो कर दिया कि I1 की वैल्यू 0 है। दूसरा प्रॉब्लम ये है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो लिमिट है इसमें tan x है अपर लिमिट, इसमें है cot x, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। और यहाँ पर 1 + t² है, यहाँ पर 1 + t² और साथ में t आ गया है। तो आपको यहाँ भी आइडिया लग जाना चाहिए कि इस t को अगर मैं 1/u वेयर u इज़ अ न्यू वेरिएबल उसके टर्म्स में लिखूँ तो शायद ये इंटीग्रेंड इससे मिलता जुलता हो जाए। तो देखते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन करने से पहला इंटीग्रल आसान होता है कि नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसमें आप t इज इक्वल टू 1/u करिए, तो dt क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा -1/u² du। तो जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1/u है, तो t अगर 1/e है तो u क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, और अपर लिमिट हो जाएगा cot x, क्योंकि जब t tan x है तो u क्या हो जाएगा, tan x है। अगर t की वैल्यू tan x है तो 1/u, तो u क्या हो जाएगा 1/tan x यानी कि cot x। और इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि x एक फिक्स नंबर है, इसलिए अंदर में देखिए t के टर्म्स में ही आपको इंटीग्रेंड दिया है। तो फर्स्ट इंटीग्रल में t इज इक्वल टू 1/u, ये सब्स्टिट्यूशन करने पे लिमिट चेंज हो जाएगा e से cot x। लिमिट तो ऐसे चेंज हुआ, इंटीग्रेंड कैसे चेंज होगा, ऊपर में है t तो ये हो जाएगा 1/u, नीचे में आ जाएगा 1 + t² यानी कि 1/u² इंटू dt हो जाएगा यानी कि -1/u² इंटू du। इसको जब आप सिंप्लीफाई करिएगा इस इंटीग्रेंड को, इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, आप u² से मल्टीप्लाई वगैरह कर दीजिए। इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा और यहाँ पर एक माइनस है तो उसके कारण हम लोग इस लिमिट को रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स करिएगा और इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये हो जाएगा, पहले तो लिमिट को उल्टा कर दें तो यहाँ आ जाएगा cot x टू e और अंदर में आ जाएगा du डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा u इंटू 1 + u²। आप चेक कर लीजिएगा, यही चीज़ आ जाएगा। यहाँ से यहाँ सिंप्लीफाई करिएगा तो ये हो जाएगा। तो अब ये इंटीग्रेंड कैसा हो गया, du/u डिवाइड बाई 1 + u²। तो u हो या t हो वो सब तो डमी वेरिएबल हैं, तो u को अगर हम लोग हर जगह t में कन्वर्ट कर दें, कर सकते हैं। तो देखिए दोनों इंटीग्रल, ये सेकेंड पार्ट ये वाला और ये वाला दोनों एग्जैक्टली सेम है। इसका इंटीग्रेंड और इसका इंटीग्रेंड दोनों एग्जैक्टली सेम है, इंटीग्रेंड सेम है, सिर्फ लिमिट अलग अलग है। ये लिमिट है 1/e से cot x तक और ये है cot x से e तक। तो आपको एक इंटीग्रेंड, एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है 1/e से cot x जो कि ऊपर में है, प्लस आपने किया cot x से e तक, तो टोटल इंटीग्रल कहाँ से कहाँ हो जाएगा 1/e से e तक। तो इन दोनों को जब ऐड करिएगा, क्वेश्चन में तो आपसे ऐड करके ही पूछा है, ये है फर्स्ट इंटीग्रल जो हमने इस फॉर्म में यहाँ पे ले आए, ये है फर्स्ट इंटीग्रल, ये है सेकेंड इंटीग्रल। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड जब ऐड करिएगा
तो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ये ऐड होकर के कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 1/e से e तक, और इंटीग्रेंड तो एज इट इज़ यही रहेगा। तो दोनों को ऐड करने के बाद हो जाएगा 1/e to e, इंटीग्रेंड क्या हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन आप इसको ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 1/t माइनस टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत सिंपल है। इसका फर्स्ट टर्म का हो जाएगा ln t माइनस सेकेंड टर्म में आप 2t ऊपर कर दीजिए, नीचे भी 2 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा हाफ ln 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इंटीग्रल आपको मिल जाएगा ln t माइनस हाफ ln 1 प्लस टी स्क्वायर। इसमें लिमिट डाल दीजिए 1/e से लेकर के e तक, लिमिट डाल करके इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा 1। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर 1 हो गया। थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम के इंटीग्रेंड में आप देख रहे हैं डरावना सा इंटीग्रेंड है, इसमें 7 फैक्टर्स हैं, लेकिन इन फैक्टर्स की खूबसूरती ये है कि ये एक पैटर्न में है। आप देख रहे हैं कि x-3 जो है वो बीचों बीच है। इस x-3 के लेफ्ट में जो 3 फैक्टर्स हैं और जो राइट में 3 फैक्टर्स हैं, एक तरह से x-3 से सिमेट्रिकली सिचुएटेड हैं। और आप यहाँ से भी देख रहे हैं कि इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से 6, और 3 क्या है, 3 यहाँ पर ये वाला 3 नहीं, ये तो 3 क्वेश्चन नंबर है। 3 जो है वो 0 से 6 के बीच में सिचुएटेड है, सिमेट्रिकली सिचुएटेड है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि x-3 है, बिल्कुल सिमेट्रिकली सिचुएटेड है, यानी कि इस x-3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्यों ना हम लोग x-3 इज इक्वल टू t एक नया वेरिएबल ले लें, बिल्कुल ले सकते हैं, और देखते हैं कि इसके टर्म्स में, t के टर्म्स में अगर हम लोग इंटीग्रेंड को लिखें तो हमें कुछ अच्छा मिलता है कि नहीं। तो आपको इस तरह का मैनिपुलेशन डेफिनेट इंटीग्रल में करना पड़ेगा। डायरेक्टली ब्रूट फोर्स से तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत मुश्किल होगा। ये सब्स्टिट्यूशन इसलिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि देखिए x-3 इक्वल टू t अगर आप लेंगे तो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो अभी 0 से 6 है x के टर्म्स में, t के टर्म्स में कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0-3 करिएगा तो -3, 6-3 करिएगा तो +3, तो -3 से +3 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि इस तरह का अगर इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन हो -a से a, और अगर इंटीग्रेंड इवन या ऑड फंक्शन मिल जाए तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम लोग अभी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग x-3 इक्वल टू t करते हैं तो जो ये पूरा इंटीग्रेंड है ना, उसको अगर हम लोग t के टर्म्स में लिखें, उसका नाम हम लोग g कर देते हैं, तो g ऑफ t क्या हो जाएगा, x है तो x क्या हो जाएगा भाई, t प्लस 3, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा x-1, यानी कि ये हो जाएगा t प्लस 2, ये हो जाएगा t प्लस 1। उसके बाद x-3 की जगह लिखिए t, फिर यहाँ पर आ जाएगा t-1, t-2, और लास्ट में एक t-3 भी आएगा। तो देखिए ये जो इंटीग्रेंड x के टर्म्स में था तो ऐसा था, t के टर्म्स में जब हमने इसे कन्वर्ट किया तो ये ऐसा बन गया। तो ये फंक्शन इवन है या ऑड है ये हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इवन या ऑड कुछ भी चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको g ऑफ -t निकालना पड़ेगा। जब आप g ऑफ -t करिएगा तो यहाँ आ जाएगा -t प्लस 3 हो जाएगा। सब जगह आप -t प्लस 2 सब जगह माइनस कर दीजिए। सब जगह जब आप माइनस करिएगा तो आप देखेंगे कि इसमें कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टर्स हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। आपने -1 बेसिकली उसको 7 टाइम्स किया है तो वो -1⁻7 होकर के बाहर निकलेगा। तो g ऑफ -t जो है वो इफ़ेक्टिवली ये हो जाएगा -g ऑफ t, ऐसे हो जाएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, g ऑफ -t जब करिएगा तो ये -g ऑफ t के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो gt है ये एक ऑड फंक्शन है। ये ऑड फंक्शन है तो इस इंटीग्रेंड को जब हम लोग t के टर्म्स में लिखेंगे तो अब तो बहुत सिंपल हो गया ना। देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेंड को t के टर्म्स में लिखिएगा तो ये हो जाएगा -3, ऊपर में लिमिट हो जाएगा 3, अंदर में है gt और ये हो जाएगा dt। gt है ऑड फंक्शन, हमने दिखा दिया। तो -3 से 3 तक इंटीग्रेट करिएगा तो आंसर 0 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो 0 से 2 तक है। तो जब भी इस तरह का इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन मिले ना तो उस इंटरवल के बीचों बीच जो सिमेट्रिकली लोकेटेड पॉइंट है ना, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस केस में देखिए क्या है, 0 से 2 तक इंटरवल है, यानी कि सिमेट्रिकली सिचुएटेड पॉइंट कौन सा है, 1। पिछले केस में सिमेट्रिकली सिचुएटेड पॉइंट था 3।
इस केस में है 1, तो इस 1 का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए कि ये जो अंदर में क्यूबिक एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या 1 इसका 0 है क्या? यानी कि बेसिकली मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या x माइनस 1 इसका फैक्टर है क्या? अगर होगा तो मुझे कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आप इसमें इस क्यूबिक एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 8 माइनस 6, ये देखिए 0 हो गया। यानी कि इस क्यूबिक एक्सप्रेशन का 1 0 है। इसका मतलब इस क्यूबिक एक्सप्रेशन का x माइनस 1 एक फैक्टर है। यानी कि क्यूब रूट के अंदर जो भाई साहब बैठे हुए हैं उनका एक फैक्टर क्या है x माइनस 1। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करके ऐसे लिख दें x माइनस 1 इंटू ये करिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 6, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने इंटीग्रेंड को फैक्टराइज किया तो ये हो गया। अब ये क्यूब रूट वगैरह तो ये सब रहेगा ही, अभी हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेंड है वो फैक्टराइज हुआ और एक फैक्टर x माइनस 1 के टर्म्स में आ गया। अब हम लोग किसी तरह चाहते हैं कि इंटीग्रेंड को 0 से 2 के टर्म्स में नहीं करके इस इंटरवल का जो बीच वाला पॉइंट है ना 1, उसके टर्म्स में लिखें। यानी कि हम लोग सब कुछ चाहते हैं कि x माइनस 1 इजकल टू टी, और t के टर्म्स में सब कुछ को एनालाइज करना चाहते हैं। ऐसे करने से क्या फ़ायदा होगा, जब आप ये सब्स्टिट्यूशन लेंगे x माइनस 1 इजकल टू टी, तो x में इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है 0 से 2 है। लेकिन जब हम लोग t में लेंगे इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो t क्या हो जाएगा -1, x की वैल्यू जब 2 होगी तो t की वैल्यू हो जाएगी 1। तो t के केस में इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन देखिए -1 से 1 हो गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेंड कुछ भी हो हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो इवन है या ऑड है, दोनों केस में हमारा फ़ायदा होगा। यानी कि हमारा अभी मेन गोल ये है कि इंटीग्रेंड जो इस तरह से है x के फॉर्म में है, क्यों ना हम लोग उसको t के फॉर्म में लिखें वेयर t इज इक्वल टू x माइनस 1। तो इंटीग्रेंड को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, t के फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने फैक्टराइजेशन करके x माइनस 1 का तो फैक्टर ऑलरेडी यहाँ पर ले लिया है। अब अंदर में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसमें भी आप x माइनस 1 का कोई टर्म वगैरह लाइए तो हम लोग ला सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख दें x माइनस 1 तो एक रहेगा ही, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5। सेम चीज़ है जो ऊपर में लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, उसको हमने x माइनस 1 के टर्म्स में लिखा तो ये हो गया। और पूरा का पूरा इंटीग्रेंड में क्या है, एक क्यूब रूट है बाई 3 कर दो। अब जब आप ये वाला सब्स्टिट्यूशन करिएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू टी, ये सब्स्टिट्यूशन करिएगा तो इंटीग्रेंड कैसा हो जाएगा, यहाँ से -1 to 1 हो जाएगा। इंटीग्रेंड जो होगा ये क्यूब रूट तो रहेगा ही, यहाँ आ जाएगा t इंटू अब आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 5। ये क्लियर होगा सबको, और ये dt हो जाएगा क्योंकि dx इज इक्वल टू dt तो यहाँ से आपको मिल ही रहा है। तो ये हमने कैसे किया क्लियर होगा, हमने इंटीग्रेंड को x के टर्म्स में था उसको पहले x माइनस 1 के टर्म्स में लिखा, x माइनस 1 को t सब्स्टिट्यूट किया तो इंटीग्रेंड ये आ गया। इसको जब आप थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिएगा तो इंटीग्रेंड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -1 to 1, ये हो जाएगा t टू द पावर 1/3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर 1/3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हो गया, ये है टी स्क्वायर प्लस 5 तो ये हो गया इवन, t के टर्म्स में तो ये इवन हो गया, लेकिन ये है t टू द पावर 1/3 तो ये हो गया ऑड। तो पूरा का पूरा जो इंटीग्रेंड है ये हो गया ऑड, क्योंकि एक इवन फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय एन ऑड फंक्शन क्या देता है आपको, ऑड फंक्शन देता है। तो इंटीग्रेंड हो गया ऑड फंक्शन, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करिएगा -1 से 1 तो आपको आंसर मिलेगा 0। ये इंटीग्रेंड ऑड क्यों है, इंटीग्रेंड को अगर आप f ऑफ t लिखिएगा तो f ऑफ माइनस टी अगर आप करने जाइएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस टी करिएगा तो ये तो एज इट इज़ रह जाएगा, ये t माइनस टी बन जाएगा, -1 का क्यूब लीजिएगा तो आपको -1 ही मिलेगा। तो f ऑफ माइनस टी क्या हो जाएगा, माइनस f ऑफ t, यानी कि f क्या है, ये जो इंटीग्रेंड है ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड है तो इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे फ्रॉम लिमिट -1 to 1 तो आंसर आ गया 0।
इस सीरीज़ का लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी और क्वींस प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब इस क्वेश्चन को हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाले पार्ट में भी सॉल्व किया था, वहाँ पर लिमिट नहीं था। तो चाहे तो आप इस क्वेश्चन को विदाउट लिमिट सॉल्व करके इसका एक प्रिमिटिव एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। उसमें लिमिट 0 टू इन्फिनिटी रखिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन वो बहुत ही लंबा मेथड था। अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा होगा तो ज़रूर देखा होगा कि इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है। अब यहाँ पर क्योंकि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की दुनिया में आ गए हैं और हमें फाइंड करना है लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो इसको सॉल्व करना रिलेटिवली आसान है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो इंटीग्रल हमें दे रखा है, इसमें अगर हम लोग कुछ मैनिपुलेशन करें तो क्या ये इंटीग्रेंड चेंज हो सकता है? और जब भी 0 टू इन्फिनिटी वाला केस हो ना, तो सबसे आसान मैनिपुलेशन होता है x इक्वल टू 1/t। जब ये करिएगा तो हो जाएगा dx इक्वल टू माइनस 1/t² dt। इसको जब मैनिपुलेट करिएगा तो ये 0 से इन्फिनिटी है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे ये इन्फिनिटी हो जाएगा, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा, dx हो जाएगा माइनस 1/t² इंटू ये हो जाएगा 1/1 प्लस t टू द पावर 4, ये dt हो जाएगा। इस माइनस के कारण लिमिट को हम लोग रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, और जहाँ जहाँ dt है उसको dx कर दीजिए, क्योंकि t तो डमी वेरिएबल होता है। और इस इंटीग्रेंड को जब सिंप्लीफाई करिएगा तो ऊपर में भी एक x² आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस x टू द पावर 4 dx। यानी कि जो इंटीग्रेंड i हमें फाइंड करना था, ये हमने क्या दिखा दिया कि i इज इक्वल टू दिस। यानी कि क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता था कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² dx बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। तो ये दोनों इंटीग्रल्स इक्वल हैं। कब इक्वल होंगे? जब लिमिट 0 से इन्फिनिटी है। तो देखिए हमने दिखा दिया कि ये दोनों इंटीग्रल्स इक्वल हैं, ये भी i है, ये भी i है। अब अगर आप दोनों को ऐड कर दीजिए तो उससे भी फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि इंटीग्रेंड आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस x² डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। उसको इंटीग्रेट करना रिलेटिवली आसान होता है। तो जब दोनों को ऐड करिएगा तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल हो जाएगा 1 प्लस x² डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx, और लिमिट तो रहेगा ही 0 से इन्फिनिटी के बीच में। अब इस तरह के क्वेश्चन को भी हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में 50 बार सॉल्व किया होगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? या तो आप मेथड ऑफ एल्जेब्राइक ट्विन्स या मेथड ऑफ बाई क्वाड्रेटिक्स, या सिंपल जो मैं बोलता हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर दो। बुक्स में इसको एल्जेब्राइक ट्विन्स 80 मेथड भी बोलते हैं। मतलब एल्जेब्राइक ट्विन्स का मतलब ये हुआ कि अगर x प्लस 1/x है तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 माइनस 1/x²। तो न्यूमरेटर में ये आ जाए तो डिनोमिनेटर में इसके टर्म्स में कर दूं। दूसरा ट्विन क्या होता है कि अगर x माइनस 1/x है तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, 1 प्लस 1/x²। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप ऊपर और नीचे x² से डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा। तो ये बहुत ही अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये 50 बार मैंने ही करवाया होगा। ऊपर नीचे डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x², नीचे में आ जाएगा x² प्लस 1/x²। अब इस x² प्लस 1/x² को हम लोग x माइनस 1/x होल स्क्वायर के टर्म्स में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि x माइनस 1/x और ऊपर वाला 1 प्लस 1/x², आप उसको कहिए कि ट्विन है, या वैसे ट्विन विन के चक्कर में क्या पढ़ना, सीधे ये देखिए कि x माइनस 1/x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये हो जाता है 1 प्लस 1/x², और dx तो यहाँ पर है ही। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख दें। इसको लिख देते हैं x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए, x माइनस 1/x को z एक नया वेरिएबल मान लीजिए। तो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। वो आप यहाँ से देखिए, अगर x इन्फिनिटी है तो z क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो z की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो गई। तो उस केस में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा dz, नीचे आ जाएगा z² प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 tan इनवर्स z बाई √2। इसमें लिमिट डाल दीजिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये आपको मिल जाएगा 1/√2 इंटू π/2 माइनस π/2 यानी कि पाई। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि 2i इज इक्वल टू π/√2। इट मीन्स i इज इक्वल टू π/2√2। तो जो इनिशियल क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था ना कि उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू होगी π/2√2।